जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग जो यहाँ से जो केमिस्ट्री का समझ लीजिए अब मैराथन क्लास ही है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले शूट किए थे, 1 घंटा के आसपास वीडियो शूट हुआ, लेकिन उसमें 13 मिनट तक आवाज़ ही नहीं आया। ठीक है, तो जो आवाज़ नहीं आया वो फिर हम आपको रिकॉर्डिंग करके फिर उस वीडियो को उसमें जोड़ के और आप लोग को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई वगैरह रिलेटेड है तो बार बार अगर नहीं आवाज़ भी आता फिर भी हम दोबारा बताते हैं, तो हमको भी दिमाग में एकदम पूरा कन्फर्म आ जाता है, माने थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो चलिए, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। आइए देखिए, हम क्या बता चुके थे, हम यहाँ तक बता चुके थे लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं है। ठीक है, तो काट के हम इसको आपको वहाँ तक जोड़ देंगे। देखिए, यह आपको हम कार्बन के बारे में हम आपको बताने वाले थे। ठीक है साथियों, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम थोड़ा कुछ बताए थे, आवाज़ नहीं आता। इसमें देख लीजिए, निलंबन और कोलाइडल के बारे में हम थोड़ा बताए थे। देखिए, तो इसमें क्या हम आपको बताते हैं कि 10 के पावर -3 से लेके 10 के पावर -4, ठीक है, या उससे अधिक कणों का जो आकार रहेगा ना, वह निलंबन होगा। यानी समझिए को निलंबित कर दिया कितना आदमी को, तो कहो 10 के पावर -3 आदमी का, 10 के पावर -4 माइनस ध्यान में रखना है, कहना कि वो 10 के पावर -3 आदमी को, 10 के पावर -4 आदमी को, इसको ना निलंबित कर दिया गया। तो ये हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, निलंबन का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 के बीच होता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए कोलाइडल का हो जाता है 10 के पावर 4 तक तो निलंबन हो गया, उसके जस्ट बाद कोलाइडल होता है। तो ध्यान में रखना, 10 के पावर -5 और 10 के पावर -7 के बीच, 10 के पावर -5 और 10 के पावर -7 के बीच होता है। ठीक है, थोड़ा गला भी बच गया है, देखिए। चलिए, तो इस दोनों को आपको सिर्फ याद कर लेना है। लेकिन अब आ जाइए, यहाँ से आपको कंसेप्ट दिलाते हैं, यहाँ से आपको कंसेप्ट। अब आ जाइए, कार्बन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यह कार्बन और उनके यौगिक। देखिए, कार्बन एक अधातु है साथियों। कार्बन क्या होता है, धातु नहीं, एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, एक अधातु होता है। ठीक है, यह अब देख लीजिए, भूगोल पट्टी में कितना पाया जाता है, यह आपको नहीं याद रखना। ठीक, देख लीजिए, यह कार्बन भूगोल पट्टी पर लगभग 0 पॉइंट इतना कार्बन, इतना ही, आपको उतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी परमाणु संख्या 6, यह आपको याद कर लेना है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का 6, अवकाश से 2 कम कर दीजिए ना, तो 4a में इसको आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया। 4a में 6 परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन 2 कम करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। क्या साथियों, 4a में हम इसको रखा गया है। ठीक है, तो इतना तक तो आपको सिर्फ याद करने वाला था। अब आ जाइए यहाँ से, कार्बन के जो ना, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। यानी समझ लीजिए, कार्बन के 2 गो बेटा है, कार्बन के 2 गो बेटा है, एक बेटा हीरा है, एक बेटा ग्रेफाइट है, एक बेटा हीरा है, एक बेटा ग्रेफाइट है। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए, यह हीरा जो है ना, यह हीरा, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ताप और विद्युत का कुचालक, यानी अब अगर ये क्या कहते हैं, विद्युत है कहीं पे, यानी करेंट है, लाइट है, वहाँ पे आप हीरा को सटाइएगा ना, उस तार में हीरा को सटाइएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है, इससे बाहर जो विद्युत जो होता है नहीं आ पाता है। ठीक है, लेकिन ये इसका भाई जो ग्रेफाइट है, वह जो है ना, वह विद्युत का क्या है, वह सुचालक है। तो वह जो है ना, उससे ना आपको करंट लग सकता है ग्रेफाइट से। तो ध्यान में रखना है कि पहले हीरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसका गुण, तो यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है साथियों, यह दुनिया का सबसे कठोर क्या है, पदार्थ है। दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। और वही दुनिया के सबसे कठोर तत्व कहेगा ना साथियों, तत्व कहता दुनिया के सबसे कठोर धातु कहता, धातु में हो जाता है क्रोमियम, धातु हो जाता है क्रोमियम। ठीक है, धातु हो जाता है क्रोमियम, लेकिन कठोर पदार्थ कहा है तो ये हो जाएगा क्या, हीरा। ठीक है, अब ये किसी तरह में नहीं घुलता है, इस पर ई आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, ईरावाकरण नहीं याद रखना है। देखिए, इसका अपवर्तनांक ध्यान में रखना है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक और ग्रेफाइट का भी अपवर्तनांक साथियों कितना होता है, 2.4 के आसपास होता है। तो देख लीजिए, हीरा को ध्यान में रखना है, कार्बन के 2 गो बेटा, यानी तो 2 गो, तो हीरा का भी अपवर्तनांक 2 रखेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, उसके डबल कर देंगे 4 और बगल में 17 लिख देंगे। यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। ठीक है साथियों, 2.417 होता है। तो ध्यान में आपको इसको रखना है। और देख लीजिए क्या है यहाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। जब भी कह देगा ना ये बहुत चमकता क्यों है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत चमकता है। कह देगा कौन बहुत ज़्यादा चमकता है, कह देना है कि यह हीरा जो ना बहुत ज़्यादा चमकता है, किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
इस पर ना जब भी एक्स किरण पड़ता है ना, जब भी एक्स किरण पड़ता है तो ध्यान में रखना है, जब भी एक्स किरण पड़ेगा तो ह से हीरा, ह से हरा रंग निकलेगा, ह से हीरा, ह से हरा रंग निकलेगा, ह से हीरा, ह से हरा रंग निकलेगा। ठीक है साथियों, ये शुद्ध पदार्थ की ये नहीं याद रखना चाहिए। आगे थोड़ा वीडियो बनाने के बाद इसमें आवाज़ ही कभी कभी नहीं आ पाता है और माइक हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा। और इसमें जो ना आवाज़ भी ज़्यादा करकराने लगता है, कभी कभी कोई वीडियो को देखते हैं, अब माइक हमको चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए, यह हम बताए थे कुछ हीरे काले होते हैं जिसे बोट कहते हैं। अब समझ लीजिए, जो काला हीरा रहेगा ना उसको बोट में रख कर, बोट होता है ना, नाव में रख के बाहर ले जाएंगे, नाव में रख के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इस काले हीरे का प्रयोग ना शीशा काटने में भी किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि शीशा काटने के लिए ना काला हीरा ना उसको बोट पर रख के ले जाएंगे कहाँ, शीशा काटने के लिए। यानी ध्यान में रखना है कि शीशा काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है, या आपसे पूछ देगा कि शीशा काटने में किसका प्रयोग किया था, तो ऑप्शन में बोट रहेगा तो बोट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बोट रहेगा तो काला हीरा नहीं रहेगा, काला हीरा दिया रहेगा तो बोट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो काले हीरे की हम लोग क्या कहते हैं, बोट कहते हैं। तो शीशा काटने में के लिए काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आ जाइए, थोड़ा आइए इधर देखते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए, प्रयोगशाला में हीरा बनाने से पहले आपको ना ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तब वही ग्रेफाइट से हीरा बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट से हीरा बनाया जाता है। चलिए अब आ जाइए, आगे कुछ देख लेते हैं। आइए, यहाँ तक हम जो बताए थे इसमें आवाज़ ही नहीं आया था, तो यहाँ फिर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ तक हम बताए थे। चलिए अब आ जाइए, क्या है हम क्या बताए थे, लेकिन आवाज़ आया ही नहीं, तो आप लोग सुने ही नहीं होइएगा। चलिए आइए, एल्केन, सिर्फ आपको यहाँ आ जाना है। देख लीजिए, एल्केन यानी एल और के हम बताए थे। क्या बताए थे, एल और के। तो जब एल के यानी एल्केन समान, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है साथियों, तो ध्यान में रखना है CnH2n+2। समझ लियो, एल के कॉलेज है, समझ लो एल के कॉलेज है ना, वहाँ ना +2 का पढ़ाई होता है, +2 का पढ़ाई होता है साथियों। क्या चीज़ का +2, तो जब ये एल के रहेगा ना तो कहना अच्छा एल के यानी या समझ लीजिए एल के नाम के कोई आदमी है, यानी लखन कुमार, ठीक है, या कुछ इस तरह का एल के नाम के कोई आदमी है, वह ना +2 में पढ़ाई करेगा। तो जब भी कह देगा ना एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कह देना एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी एल के +2 में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, एल के +2 कह देना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि न एल्केन का प्रमुख उदाहरण है। अब देख लीजिए, जब भी कह देगा एल्केन का प्रमुख उदाहरण कौन है, एल्केन का प्रमुख उदाहरण, तो ध्यान में आपको रखना है एल्केन का प्रमुख उदाहरण है, शुरू क्या होता है एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी सबसे ना शुरू होता है, मीथेन से शुरू होता है। तो कह देना वो एल के किस चीज़ से शुरू किया है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से शुरू किया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से शुरू किया है। तो ध्यान में रखना है, इसका सूत्र सिर्फ ध्यान में रखना है। आई मीथेन उथेन सबको उतना नहीं याद रखेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सूत्र। लेकिन कह देगा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन है, तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है साथियों मीथेन। ध्यान में रखना क्या है, मीथेन, जिसे शुरू हुआ था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन है साथियों। ठीक है, तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि जो यह एल्केन है माने CnH2n+2 माने +2 में पढ़ रहा है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत है, इसका घटक है, प्रमुख घटक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन है, मीथेन होता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देख लीजिए, क्या यहाँ द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। अब वहाँ एल्केन था, यहाँ कर अब एल को खरीदने के, ABCD में के एल आता है ना, उसको खरीद लेना, ना कहता एल को किन लो, ABCD में जो एल होता है ना, एल किनो, ना कहता एल किन लो। तो एल के किनेंगे ना, तो देख लीजिए एल कितना रुपया में हम लोग किन लेंगे, तो देख लीजिए CnH2n+2 इसमें नहीं आएगा, इसमें सीधे +2 हट गल रहेगा। यानी कहना है कि खरीदना है तो वो +2 नहीं लगाएंगे, 2 रुपया प्लस करके क्यों देंगे, जिसका दाम बराबर उतना ही है तो उसको +2 रुपया लगा के क्यों देंगे, नहीं देंगे। तो यानी होता नहीं कि दाम 10 रुपया तो उसको +2 लगा के 12 रुपया क्यों देंगे,
यानी 10 रुपया देंगे, यानी इसका CnH2n ही तक रह जाएगा, +2 या -2 ये सब नहीं करना, ना ज़्यादा देंगे ना कम देंगे, सिर्फ जितना है उतना दे देंगे। ठीक है साथियों, यानी दुई देख लीजिए क्या है, दुई है, दुई यानी क्या दुई, तो कै गो खरीदेंगे, तो कहेंगे कि वो 2 गो सामान खरीदेंगे, सामान तो दुई वाला, दुई बंद वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। दुई बंद वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, तो एल्कीन कहते हैं, ध्यान में आपको रखना है। और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या है, एल्कीन, एथीन, एल्कीन एथीन। अब देख लीजिए ना, कहता है कि एथीन भी, थीन ना तो कोई चीज़ का थीन ऊन, तो थीन भी खरीद लेंगे, एल्कीन साथ में थीन, एल्कीन साथ में थीन। ठीक है साथियों, तो एथीन भी आपको ध्यान में रखना है, एथीन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एथीन को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आ जाइए, तो द्विबंध वाला था एल्कीन, लेकिन त्रिबंध वाला हो जाएगा एल्काइन। कह देगा त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन कौन है, तो एल्काइन। तो कहना कि अच्छा एल के था तो उसमें +2 किया, एल्काइन है ना, एल्काइन में हम -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, त्रिबंध वाला -2 कर देंगे साथियों। ध्यान में क्या रखना है, माइनस इसको 2 हम कर दिए। सबसे सरल एल्काइन क्या है, सबसे सरल एल्काइन हो जाएगा ये ही, एथाइन, एथाइन, एथाइन कह देगा सबसे सरल एल्काइन हो जाता है एथाइन, एथाइन, एथाइन। वो था एल्कीन, यहाँ तो वो एल्कीन क्यों था, एल्कीन से एथीन था, अल्काइन से क्या है यहाँ पे देख लीजिए, एल्काइन से हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन से हो जाएगा एथाइन, एथाइन। इस तरह से माने मिलता जुलता नाम है, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब देख लीजिए, CnH2n +2 जो हो जाएगा ना साथियों, वो हो जाएगा एल्कीन। और यहाँ CnH2n सीधे रहेगा ना, तो कहेगा इकाई हम एल्केन हो जाएगा साथियों। यहाँ देख लीजिए, ये 2 है ना, वो एल्केन हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो एल्केनेगा, एल्केन, एल्केन। लेकिन यहाँ कह रहा है एल्कीन, कीन तो 2 रुपया ज़्यादा कम कहा देंगे, सीधे इतना रहेगा एल्कीन में। और एल्काइन हो जाएगा ना, तो -2 इसमें कर देंगे, एल्काइन हो जाएगा तब। ठीक है साथियों, यहाँ तक ही आवाज़ नहीं आया था, उसके बाद आवाज़ आ गया, तो इसको जोड़ के हम आप लोग को अपलोड कर देते। चलिए साथियों, यहाँ से आपको दिखाते, CnH2n +2 था साथियों, लेकिन एल्कीन का E+2 को हम लोग हटा देंगे, तो एल्कीन हो जाएगा, इतना इतना एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, यानी इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, इस श्रेणी का कह देगा एल्कीन का क्या है, तो कह देना वो एथीन है, एथीन है, थीन, थीन, एथीन। माने ध्यान में रखना कि थीन जो ना होता कोई चीज़ का थीन, थीन, तो वहीं एथीन है, ध्यान में रखना है, पहला एथीन है, पहला एथीन है। एल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप लोग को बोले हैं। और सूत्र याद रखना है, एल्कीन तो एल कीनेंगे माने CnH2n हो जाएगा साथियों, CnH2n हो जाएगा साथियों। ठीक है, त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। देखिए क्या यहाँ क्या हुआ था, देखिए द्विबंध वाला क्या कहलाता था, द्विबंध तो समझ लो CnH2n +2 था ना, तो द्विबंध, जब ही में द्विबंध आ गया कि 2 को हटाओ, 2 बंद आ गया तो 2 को हटाओ, 2 बंद आ गया तो 2 को हटाओ, तो द्विबंध को हटा देंगे उसमें। अब देख लीजिए क्या हो गया, एथीन, एथीन जो ना क्या हो गया, एल्कीन, एथीन, यानी कह देगा एथीन, इतना कहता कि थीन जो है ना, थीन भी खरीद लो, तो एल को कीनेंगे ना, तो थीन को भी खरीद लेंगे, थीन को भी खरीद लेंगे। ठीक है साथियों, एथीन का फॉर्मूला आपको याद रख लेना, C2H4 है, थोड़ा इस तरह के थोड़ा मोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए, त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन के एल्काइन, एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, क्या कह देंगे, एल्काइन, एल्काइन, ध्यान में रखना, एल्काइन कहेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है साथियों, देख लीजिए, तो एल्केन, देख लीजिए एल्केन के क्या था, एल्केन का था +2, ये CN देख लीजिए, एक मिनट दिखाते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर यहाँ माइनस हो जाएगा। देख लीजिए CnH2n क्या था, प्लस क्या था, ये प्लस का खेल है, देख लीजिए इसी का खेल है। ये था एल्कीन, एल्कीन, एल्केन था, यह एल्केन था साथियों, एल्केन था यह, इसको हटा देंगे तो ये जो सिर्फ बच जाएगा वो आ जाएगा एल्कीन। लेकिन यहीं पे जो ना इसको माइनस सिर्फ कर देंगे ना, माइनस कर देंगे तो ये एल्काइन हो जाएगा साथियों, एल्काइन, एल्काइन, ध्यान में आपको रखना है, यह सूत्र सब आपको जरूर ध्यान में रखना है। एल्काइन का देख लीजिए समान रासायनिक सूत्र हो गया। इस सबसे सरल एल्काइन पूछ देगा
तो ध्यान में रखना है एथाइन। सबसे सरल एल्काइन जब भी आपसे पूछेगा, सबसे सरल एल्काइन जब भी पूछेगा तो कह देना एथाइन एथाइन एथाइन। ठीक है साथियों, देख लीजिए वहाँ एथीन था, ये एथाइन है। देख लीजिए वहाँ एथीन था, यहाँ एथाइन है, एथाइन है। ध्यान में आपको रखना है। देखिए एल्काइन तो एथाइन एथाइन। ठीक है साथियों, देख लीजिए यहाँ क्या था एल्कीन, तो यहाँ हो जाएगा एथीन। देख लीजिए एथीन आपको दिखाते हैं एथीन। इस तरह से आपको ध्यान में आपको रखना है इस सबको। ठीक है साथियों, सबसे सरल एल्काइन हो जाएगा C2H2, एल्काइन एथाइन हो जाएगा C2H2। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देख लीजिए एक बार क्या बोले थे एल्केन, तो एल्केन CnH2n+2 इसका फॉर्मूला। ठीक है, एल्केन इसी का ही भाग है कौन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो जाएगा इसी का भाग। उसके बाद आ जाइए द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, एल्कीन, जिसका ना +2 हटा देंगे तो इसमें सूत्र ही हो जाएगा उसका। ठीक है, इसमें एथीन आता है, एथीन आता है एल्कीन में। और एल्काइन वाला में देख लीजिए -2 कर देंगे, खाली एल्काइन का सूत्र -2 कर देंगे, जहाँ प्लस था वो हो जाएगा। सबसे सरल एल्काइन कौन है, एथाइन है साथियों। ठीक है, अब एक इधर आ जाइए, देखिए बेंजीन, यहाँ जाइए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। बेंजीन का सूत्र आपको ध्यान में रखना है, बेंजीन के C6H6, बेंजीन के C6H6। ठीक है साथियों, देख लीजिए उसी का यह फॉर्मूला का यह संरचना सूत्र बना हुआ। हम आपको संरचना सूत्र भी सिखा देंगे, 1-2 क्लास लगेगा संरचना सूत्र। पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको संरचना सूत्र सब जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम आपको ऊपर से करवाते रहेंगे। संरचना सूत्र हम आपको बनाना सिखा देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा उतना भी देखने में आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा बिरा है कि कैसे संरचना सूत्र बनेगा, आपको संरचना सूत्र बनाना हम आपको सिखा देंगे। चलिए देख लीजिए, आ जाइए बेंजीन का खोज कौन किया है, तो ध्यान में रख लीजिए फैराडे ने। फैराडे ने 1825 में किया था, माइकल फैराडे। ठीक है साथियों, बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था, आगे चलकर वो बेंजीन नाम दिया। यानी बेंजीन का पहला नाम क्या था, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन क्या दिया था नाम, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन नाम दिया था, लेकिन बाद में चलकर यह इसे बेंजीन नाम दिया था। आ जाइए यहाँ से, अब यह आपको यह बहुलक सब जो है ना, यह बहुलक यह त्रिवी में यह आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको इसको पढ़ के थोड़ा मोड़ा जो लगे इंपॉर्टेंट उसको आपको टिक लगा लेना है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको इसको पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए ये थोड़ा देख लीजिए, खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन और बरसाती रेनकोट बनाने में, बरसाती रेनकोट यहाँ नहीं, बरसाती यानी बरसाती जिसको हम लोग रेनकोट कहते हैं, बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यानी खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉली यानी समझ लो पॉलीथीन में पैक होता है एथिलीन, पॉलीएथिलीन हो जाता है, पॉलीएथिलीन। ध्यान रखना पॉलीएथिलीन हो जाता है। और बरसाती यानी रेनकोट बनाने में क्या, किसका, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है, तो ये थोड़ा मोड़ा आपको दिमाग में रखना है, इस सब को थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाइए, यह आपको नहीं याद करना है इतना पूरा, ये जो है ना ये सब आपको नहीं याद करना है। इधर आ जाइए, यह आपको याद करना है साथियों, कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य, कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य जो हो जाता है वह आपको याद करना है। ठीक, देख लीजिए कह देगा ठोस कपूर जो है ना, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया उत्पादन का उदाहरण है। ठोस जैसे ठोस है ना, कपूर से मान लेते ठोस, जैसे कि कहने का मतलब ठोस है, कपूर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप देख लीजिए, इसमें हम आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसमें ना आपको पूरा जो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, संघनन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, यह हम आपको अभी हम करा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 1 मिनट, सबसे पहले आपको लिख लेना क्या, आपको सबसे पहले लिख लेना ठोस। देखिए ठोस, हम थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, अच्छा रहने दीजिए, ज़्यादा मोटा करेंगे तो फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए, जब भी कह दे ठोस, यहाँ रहेगा ठोस लिखा हुआ रहेगा, आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसको आपको लिख लेना ठोस,
उसके बाद ऊपर ऐसे लिख लेना द्रव, द्रव लिख लेना है, ठीक है साथियों। ठोस, द्रव, यहाँ गैस लिख लेना है। क्या लेना है? गैस लिख लेना है। देखिए जब भी कह दे ठोस से द्रव में, ठीक है, ठोस से द्रव में, तो फिर द्रव से भी ठोस कहेगा आपको। अब देख लीजिए द्रव से गैस कहेगा तो गैस से भी आपको द्रव कहेगा साथियों, ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद ठोस से गैस कहेगा तो गैस से भी आपको ठोस कहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले इसको आपको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ठोस से द्रव में बनने की प्रक्रिया, तो देख लीजिए जब भी ठोस है तो वो आपको द्रव बनेगा। मान लेते बर्फ है, वो आपको द्रव बनेगा, तो उसको क्या करना है कि गलना, क्या कहते हैं उसको? गलना कहेंगे, गलना, गलना कहेंगे, गलनांक कहेंगे, ठीक है साथियों। उसको क्या कहते हैं हम लोग? गलना कहते हैं ना, या गलना कोई संगलन, माने गलन, गलने वाला बात है, संगलन, यानी गलना कह देंगे या संगलन। कोई चीज़ ठोस है तो वो द्रव में आपको गल जाएगा, तो गलना नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए अब द्रव से ठोस में बनना, अब देख लीजिए ये तो द्रव, ठोस से गैस हो गया, द्रव हो गया। अब द्रव से आपको ठोस में हो जाएगा तो उसको आप कहिएगा जमना, ठीक है साथियों। हिमीकरण, हिम ना होता कि कहता कि बर्फ़ जम गया, बहुत हिम गिर गया ना होता, आप लोग सुने होंगे कि वो हिम यानी बर्फ़ जमने को हिमनीकरण कहा जाता है। तो ध्यान में जमना भी हो जाएगा, ठीक है, जमना या हिमनीकरण, ध्यान में आपको रखना, लिख लेना है इसको, हम जो बोल रहे हैं उसको। अब आ जाइए, तो ये उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, जो पूछता है उसको भी हम बता देंगे कि कौन ज़्यादा पूछता है, लेकिन ये पहले एक बार हम देख लिए। उसके बाद आप आ जाइए, अब द्रव से आपको गैस में कहना होगा, द्रव से गैस में। तो द्रव, कोई चीज़ द्रव आप उबालिएगा तो गैस में यानी वाष्प बन जाता है, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। द्रव से गैस में आपको हो जाएगा वाष्पीकरण, लिख लेना है आपको। वो द्रव से, यहाँ स्पेस उतना नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपको लिख लेना है द्रव से गैस में वाष्पीकरण, ठीक है साथियों। अब द्रव से गैस में, तब गैस से भी द्रव में जाएगा, गैस से भी द्रव में जाएगा ना, 1 मिनट यार, अब गैस से भी द्रव में जाएगा, गैस से भी द्रव में जाएगा ना, तो आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट, अरे 1 मिनट, ठोस, द्रव, गैस, तो अब आपको क्या बोले, गैस से भी द्रव में जाएगा। तो जब भी गैस से, देखिए गैस से आपको द्रव में जाते ही आप उसको क्या कहिएगा कि गैस से द्रव में जा रहा है, यानी संघनन होता है ना, मैंने संघनन ना होता कि ज़्यादातर का घाना होगा, घाना बनेगा, यानी गैस से जब ये द्रव में जाएगा ना। अब देख लीजिए ये द्रव से गैस में आया है तो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण गैस के रूप में आया वाष्पीकरण, लेकिन फिर यह गैस से आपको ये द्रव बनेगा, गैस से द्रव बनेगा तो ये घाना ना हो जाएगा, घाना ना हो जाएगा, घाना, घाना बन जाएगा तो हो जाएगा क्या, संघनन, ठीक है साथियों। तो ये आपको पूछेगा, गैस से द्रव आपको पूछ देगा, संघनन, या आपको पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है ठोस से गैस। ठोस से सीधे डायरेक्ट गैस में ऊर्ध्वपातन होता है साथियों। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, वहीं जो हम आपको बता रहे हैं वहीं ऊर्ध्वपातन होता है। देख लीजिए ये वाला जो यहाँ लिखा ना नीचे, यहाँ ऊर्ध्वपातन, वहीं ऊर्ध्वपातन होता है। अब देख लीजिए गैस से सीधे ठोस में हो जाएगा तो इसको करेंगे निक्षेपण। क्या ध्यान में रखना साथियों? निक्षेपण। ऐसे तो सीधे ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऐसे गैस से फिर ठोस बनेगा, तो गैस से डायरेक्ट ठोस बनेगा ना, उसको निक्षेपण कहा जाता है साथियों, निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, आपको क्या करना है? भौतिक परिवर्तन वो होता है जो कोई चीज़ है वह मान लेते हो कोई दूसरा चीज़ बनता है, फिर वह आप मान लेते हो कोई पहला चीज़ है, यानी हम मान लेते हैं जल है, ठीक है साथियों, ये हम जल माने, ठीक है, जल। तो ये भौतिक परिवर्तन को हम बता रहे हैं, जल माने हैं, तो जल से ही ना क्या बन जाएगा, वाष्प, वाष्प बनेगा ना, जल से ही वाष्प बना, ठीक है साथियों। तो आप सोचिए ये जल से ही वाष्प बना, तो फिर वाष्प से जल बन सकता है, यानी ध्यान में रखिए, जल से वाष्प बना तो वाष्प से फिर जल बन सकता है, एकदम बन सकता है। तो वाष्प से फिर जल बन सकता है, यानी कहने का मतलब कि यह जो पहला चीज़ है ना वह दूसरा चीज़ बना, दूसरा चीज़ बन गया, लेकिन फिर आप दूसरा चीज़ को पहला चीज़ बना सकते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है साथियों। क्या कहते हैं उसको हम लोग? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो आप अब एक और आ जाइए, रासायनिक परिवर्तन, मान लेते, देख लीजिए दूध, मान लेते यहाँ पे उदाहरण हम दूध है तो दूध के लिए, तो दूध से आप दही बना लिए, दही बना लिए दूध से आप, यानी पहला चीज़ से आप दूसरा चीज़ बना लिए, फिर आप चाहिएगा कि इससे पहला चीज़ बनाए
तो नहीं ना बनेगा। तो जो नहीं बनेगा पहला से दूसरा चीज़ और दूसरा से पहला फिर नहीं बनेगा ना, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी आप दूध बना लिए, उसके आपका दूध है वो आप दही बना लिए, अब दही के कितना भी कुछ करिएगा वो दूध बनेगा नहीं बनेगा, तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है साथियों। यानी या कागज़ को आप मान लेते कागज़ को आप जला दिए, फिर उस जलल कागज़ को आप कागज़ बना पाइएगा नहीं बना पाइएगा। यानी जो एक बार बनने के बाद दोबारा वो नहीं बनेगा ना, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जो एक बार बनने के बाद जो दोबारा वही बन सकता है वह भौतिक परिवर्तन होता है साथियों। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। सिर्फ यही उदाहरण नहीं देगा, कई सारे उदाहरण दे देगा, लेकिन आपको अपने दिमाग पे सोचना है। ठीक है, तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता, माने पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल कितना अच्छा है उसको कैसे मापा जाता है, तो ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता। किससे, तो ऑक्टेन। कह देना अच्छा पेट्रोल खरीदेंगे ना तो 8 रुपया लगेगा। ऑक्टेन माने 8 से, ध्यान रखना वो 8 रुपये था, 8 से ऑक्टेन, 8 से ऑक्टेन। पेट्रोल खरीदे कितना, 8 रुपया लगा, तो 8 से हो जाएगा साथियों ऑक्टेन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए 8 से ऑक्टेन हो जाएगा, यानी पेट्रोल की गुणवत्ता। पेट्रोल कितना अच्छा है, उसमें कुछ मिक्स है कि नहीं। जाते हैं पेट्रोल पंप पर आप लोग देखते होइएगा तो उसमें मिक्स कर देता, तो उसको आप कैसे पता कर सकते, तो ऑक्टेन संख्या से उसको पता किया जाता है। ठीक है, आ जाइए अच्छे, यह हटाइए मानो होता है यह आपको नहीं। हाँ, आप पेट्रोल के स्फोटक को रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, आप पेट्रोल के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। यानी समझ लेना कि वो पेट्रोल को अच्छा बनाने के लिए हम शीशा में रखेंगे। कौन शीशा तक, वो टेट्राएथिल, यानी समझ लो टेट्रा यानी 3 गो शीशा में रखेंगे तो 3 से हो जाएगा। टेट्रा कहते हैं हम लोग उसको रासायनिक भाषा में, तो टेट्राएथिल ध्यान में रखना है। ठीक, इस तरह से थोड़ा मोड़ा याद रखना है, लेकिन ऑक्टेन जरूर याद रखना है। विमानन गैसो देख लीजिए क्या है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्योंकि यह पेट्रोल को हिमीभवन को रोकता है। यानी समझ लीजिए ना कि यह जो ना खतरा होने से रोकता है। कौन, पेट्रोल विमान के गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। तो गैस से ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। विमान के गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि पेट्रोल ना किसी से भी क्रिया करके कुछ घटना ना घट जाए, जिसके कारण ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। आ जाइए व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। समझ लो अच्छा, ये वैसलीन जो है ना, वैसलीन यानी व्यापारिक वैसलीन, लेकिन हम लोग इस वैसलीन को ध्यान में रखेंगे तो कहेंगे वैसलीन हम लोग पेट्रोल से निकालते हैं, पेट्रोल से। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। अब देख लीजिए, माने पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद कौन है, यानी पैराफिन। ध्यान रखना, पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद कौन है, तो पैराफिन। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना। लेकिन यहाँ ये पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है। तो देख लीजिए मुख्य संगठक ऑक्टेन है। गुणवत्ता भी हम लोग क्या चीज़ से मानते हैं ऑक्टेन से। अब आ जाइए गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस या सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण को मुख्यतः मीथेन गैस होती है। मिश्रण में मुख्यतः कौन सा, मीथेन। तो ध्यान रखना मीथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाला में मीथेन से शुरुआत होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये गोबर गैस जितना, प्राकृतिक गैस जितना, आपको बायोगैस सभी सब पूछ देगा ना, सेप्टिक टैंक, इस सब में मीथेन गैस पाया जाता है। एलपीजी का प्रमुख घटक, एलपीजी जो गैस होता है ना, हमको लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसको हम लोग क्या, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है साथियों। ब्यूटेन क्या होता है साथियों, ब्यूटेन। ध्यान में रखना है ब्यूटेन। आ जाइए खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। देख लीजिए खदान जो होता है ना, खदान होता नहीं, कोयला के खदान या कोई चीज़ रहता है, यानी हवा के साथ जो ना वो मीथेन का मिश्रण होता है ना, तब जाके ना वो रगड़ाता है, उसके बाद वहाँ क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। यानी मीथेन बहुत ख़राब गैस भी है, मीथेन बहुत ख़राब गैस भी है। ठीक है, और ब्यूटेन देख लीजिए, एलपीजी में ब्यूटेन, और सिगरेट लाइटर में तो देख लीजिए गैस जलाते हैं लाइटर से ना, गैस जलाते हैं लाइटर से ना, तो उसमें भी ब्यूटेन, गैस में तो ब्यूटेन, तो लाइटर से जलाते हैं तो ब्यूटेन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए प्रशीतक फ्रीऑन। जब भी ध्यान रखिएगा प्रशीतक फ्रीऑन, तो जब भी कहेगा अच्छा प्रशीतक फ्रीऑन, तो डाइक्लोरोमीथेन, यह ध्यान में रखना। प्रशीतक फ्रीऑन जो है ना, प्रशीतक फ्रीऑन
डाईफ्लोरो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन डाईफ्लोरो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन। अब आ जाइए मास्टर क्या है। मास्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के निर्माण में किया गया था। आयुध के रूप में, समझ लीजिए, रूप या निर्माण आयुध के रूप में किया गया था। कह देगा प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में, तो कह देना क्या, मस्टर्ड गैस। तो समझ लो मास्टर यानी मास्टर माहिया, ध्यान में रखना है। यानी प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के निर्माण के रूप में जो ना, आयुध के रूप में मास्टर माहिया का प्रयोग किया था, यानी मास्टर्स गैस का प्रयोग। ठीक है, किस में, युद्ध में मेरा प्रयोग करना है, मेरे नाम का। चलिए आ जाइए आगे आ जाइए। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। यानी गैस वेल्डिंग में भी और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ का था, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का साथ, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जल से, देख लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। तो ध्यान में रखना है, कैल्शियम कार्बाइड को ना जल से उपचारित करेंगे ना, एसिटिलीन, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो फल को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग करेगा, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए देखिए, एथिलीन ओलेफिएंट गैस का पर्याय है कि प्रयोग संवेदनाहारक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। यह आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको नहीं याद रखना है। आ जाइए, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का ज़्यादातर प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC जो होता है ना, इसका ज़्यादातर प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कह देंगे, रेफ्रिजरेटर में, तो यानी फ्रिज, तरह समय ध्यान में रखना, वो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का हम लोग थोड़ा कहेंगे वो फ्रिजरेटर, तो यानी इस टाइप के ध्यान में रख लेना होगा ना, CFC का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए, मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। किसको, मेथिल अल्कोहल, समझ लिया। अच्छा, मेथिल अल्कोहल यानी समझ लीजिए, मैथिली ठाकुर जो चुनाव जीती हाल ही में, वो बॉलीवुड से संबंधित, कहना कि वो है भोजीवुड से, लेकिन कह देंगे वो भोजीवुड या बॉलीवुड से संबंधित रखती है। तो मेथिल अल्कोहल यानी वुड स्पिरिट, मैंने इसको स्प्राइट पिया जाएगा तो वुड स्पिरिट हो जाएगा। यह उतना इंपॉर्टेंट सब नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा बढ़िया ट्रिक नहीं दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देंगे। संशोधित स्पिरिट में 45% चीज़ आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको इतना आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। आ जाइए, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, आंसू गैस का रासायनिक नाम। तो क्लोरो आंसू गैस के, तो देखिए आंसू गैस के लोरो, अब देख लीजिए आंसू से क्या निकलता है साथियों, लोर होता है ना, कि आंसू को हम लोग कहते हैं लोर है, नहीं लोर गिर रहा है, कहते हैं ना, तो कहेंगे वो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनोन है। यानी लोर गिर रहा है, तो इसको हम ना एसी में जाके बैठा देंगे, तो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ध्यान में रखना है, क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है साथियों। आ जाइए, खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। माने सोडियम बेंजोएट, ध्यान में रखना है, बेंजोएट, ठीक है साथियों, बेंजोएट यानी सोडियम कोई चटनी उटनी सब डीएम को खिलाएंगे, ठीक है साथियों। तो बेंजोएट, ध्यान में रखना, सोडियम बेंजोएट, बेन कह देना कि वो चटनी उटनी सब बैन है, फिर भी यह डीएम के लिए कहीं ना कहीं से ला दिया गया है, तो सोडियम बेंजोएट कह देगा बैन है, फिर भी चटनी उटनी ला दिया है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है साथियों। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है, ध्यान में रखना, कोल तार, जिसको जो रोड बनाया जाता है ना, सड़क बनाया जाता है, वही कोल तार, यानी जिस पर काला काला, देखिए गांव सब में कहता है अलकतरा, उसको आप अलकतरा भी कह सकते हैं, अलकतरा बिछाया जाता है ना, तो कह देना नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, कोल तार होता है साथियों, कोल तार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है,
नेपथलीन कहते हैं नेपाल में तार बिछाएंगे, नेपाल में तार बिछाएंगे तो नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोल तार होता है साथियों। आ जाइए, अब आ जाइए, यह आपको ध्यान में रखना है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहना पॉलीकार्बोनेट का देना। अच्छा, कार का जो ना बुलेट प्रूफ खिड़की किस में बनाएंगे? कहेंगे कार में बनाएंगे, कार में बनाएंगे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ खिड़की क्या चीज़ से बनाएंगे? तो कहेंगे अच्छा पॉलीथीने से हम बना लेंगे, पॉलीथीन। तो पॉलीकार्बोनेट माने पॉलीथीन से हम कार का क्या होता है? खिड़की जो ना शीशा, उसको हम बना लेंगे, खिड़की बना लेंगे। तो कहते हैं वो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉली यानी पॉलीथीन, और कार के बनाएंगे तो पॉलीकार्बोनेट, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यहाँ तो हो गया साथियों, अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, आ जाइए इधर। मोम जो होता है ना, मोम एल्डिहाइड होता है। मोम जो होता है ना, LD, देख लीजिए क्या ध्यान में रखना, एल और डी LED बहुत हाई होता है तो एल्डिहाइड। कौन? मोम एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। मोम क्या होता है साथियों? एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब आ जाइए, फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है साथियों। देख लीजिए, फ से फल, फ से फ्रक्टोज, यानी फ से फल, फ से फ्रक्टोज के कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है, फ्रक्टोज यानी ध्यान रखना, फ्रक्टोज के कारण होता है। फलों का मधुर जो स्वाद होता है ना साथियों, फलों का जो मधुर स्वाद, फ से फल, फ से फ्रक्टोज, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब उसके बाद आ जाइए ईंधन में हम लोग देखते हैं। तो ईंधन, ये सब थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ते चल जाना है ईंधन में, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, ईंधन में आपको थोड़ा कोयला के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता रहता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा कोयला देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, पीट कोयला कह देगा, वो पीटेगा तो कहेगा, देख लीजिए, होता ना था पहले, होता था कि निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता था उसको बहुत पीटा जाता था। निम्न कोटि का, निम्न श्रेणी में जो आता था उस सबको बहुत पीटा उठा जाता, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ध्यान में रखना, अच्छा पीट कोयला तो कहते निम्न कोटि का पीट, पहले किसको पीटता था? निम्न कोटि के जो व्यक्ति था ना उसको पीटा जाता था पहले। तो ध्यान में रखना, अच्छा पीट कोयला यानी निम्न कोटि के, ठीक है साथियों। इसमें ना 50 से 60% तक इसमें ना इसका कार्बन की मात्रा कितना होता है? 50 से 60%। यानी कह देना कि पहले निम्न कोटि के व्यक्ति जो होता था ना, कहता था कि निम्न कोटि का व्यक्ति है, ठीक है, और उसको 50 से 60% रुपया दे देता था काम करने के बदले, और उसको कहता था, पीटता था, कहता कि नहीं हम पूरा 100% नहीं देंगे, उसको भगा देता था। तो यानी ध्यान में आपको रखना क्या, 50 से 60% पीट के 50 से 60% दिया पीट कोयला। अब आ जाइए लिग्नाइट कोयला, ध्यान में रखना, लिग्नाइट कोयला, इसमें कितना % कार्बन होता है यह आपको नहीं ध्यान में रखना। देख लीजिए, यह ध्यान में रखना कि इसका रंग भूरा होता है। कह देगा कि किसका रंग जो ना, किस कोयला का रंग भूरा होता है, या कह देगा लिग्नाइट कोयला का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, ठीक है साथी। इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होता है, तो या आपको कह देगा फिर जल वाष्प की मात्रा किसमें अधिक होता है? तो लिग्नाइट में। लिग्नाइट यानी नाइट में देखते हैं, अब जो क्या कहते हैं, जल वाष्प ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओस गिरता रहता है, ओस गिरता है ना साथियों, तो कहते ना वो नाइट में गिरेगा ओस, ठीक है। तो जल वाष्प भी होता है, और नाइट में ही कोई, देखिए कलर आपको कब दिखेगा? तो कलर नाइट में ही दिखेगा, तो भूरा कलर दिखेगा नाइट में। कैसा कलर दिखेगा नाइट में? भूरा कलर। देखिए डे में जल्दी भूरा कलर सब दिखेगा नहीं, तो नाइट में दिखेगा, तो नाइट में भूरा कलर दिखेगा, तो लिग्नाइट, ठीक है साथियों। अब आ जाइए बिटुमिनस कोयला, जब भी ध्यान में रखिए बिट्टू, कह देगा अच्छा एक बिट्टू नाम के आदमी है ना, वो बड़ा मुलायम लड़का है, लड़ाई झगड़ा में नहीं रहता है, बड़ा मुलायम है। तो कौन मुलायम है? तो बिट्टुआ मुलायम है, ठीक है साथियों। कि कौन मुलायम है? बिट्टुआ मुलायम है। तो ध्यान में आपको रखना है बिटुमिनस कोयला, कि बड़ा मुलायम आदमी है। अब आ जाइए एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे उच्च कोटि का यही कोयला होता है, सबसे उच्चतम कोटि को एंथ्रासाइट कहता है साइट हो, हम उच्च कोटि है ना, पहले ब्राह्मण सब कहता था हम उच्च कोटि का है, आप साइड होइए, ठीक है।
पहले, अब धीरे धीरे ना थोड़ा मोड़ा ये सब कमी आ रहा है, लेकिन अभी भी हो रहा है बहुत जगह। तो ध्यान में रखना हो। एंथ्रासाइट साइट करने के लिए कौन कर रहा है? क्योंकि कर रहा है हम उत्तम कोटि के, इसलिए तुम साइड हो, हम उत्तम कोटि के, हम जा रहे हैं साइड हो, इस तरह से कहता है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है? तो एंथ्रासाइट, एन नाम के कोई आदमी है, कह रहा है साइड होने के लिए, यानी ये उत्तम कोटि का है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीटेगा निम्न कोटि के, उसमें तो 50 से 60% रहता है, इसमें हो जाएगा आपको 85%। इसमें आपको हो जाएगा क्या? उच्च कोटि का, तो उच्च कोटि का ज़्यादा होगा तो 85%। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, देख लीजिए क्या आपको बोले थे कि वो पीटेगा, यानी निम्न कोटि का कोयला, पीट कोयला, जो कि 50% से 60% है। अब आ जाइए लिग्नाइट। नाइट में ही आपको क्या दिखेगा? नाइट में ही आपको दिखेगा भूरा रंग, और ओस गिरता है तो जल में वाष्प रहता है, जल वाष्प लिग्नाइट में ही। ठीक है, बिटुआ मुलायम है, तो बिटू नाम के आदमी के बड़ा मुलायम है, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, अब आ जाइए एंथ्रासाइट। जब भी कहेगा एंथ्रासाइट कोयला, तो ध्यान में रखना है। अच्छा, एंथ्रासाइट यानी यह कड़ा साइड होने के लिए उत्तम कोटि का है, 85% से अधिक कोयला है। ठीक है, अब आ जाइए बाकी इस सब के ना साथियों, आपको थोड़ा मोड़ा आपको देखना है, इस सब को थोड़ा मोड़ा आपको देखना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, इस सब को थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ते चल जाना है। अब आ जाइए धातु में आइए साथियों। धातु में आइए। धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु, अधातु, उपधातु सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसको ना हम जो इम्पोर्टेंट हो करवा दे रहे हैं, लेकिन आपको धातु, अधातु, उपधातु सब जितना है ना, इसके बाद इतना ही सबको आपको बढ़िया से याद कर जाना है सबको। लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो है ना, वो हम आपको करवा दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना से भी आपको थोड़ा इसको पढ़ना है, रीडिंग देना है। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना से थोड़ा आपको रीडिंग देते जाना है। ठीक, प्रैक्टिस सेट भी आपको ज़रूर लगाना है। चलिए आ जाइए, यह धातु है। धातु देख लीजिए, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये सब आपको इसमें याद नहीं करना। चलिए ठीक है, ये धातु माने चमकदार होता है। धातु इस टाइप का आपको थोड़ा मोड़ा ही देख लीजिए, यह आपको थोड़ा मोड़ा इसको, यह धातु जो है ना, कह देना चमकदार होता है, आघात तो बढ़ता था, तन्य होता है। यह आपको ऐसे भी याद नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए, देखिए धातु में ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता था। हम बोले थे कि धातु जो होता है ना, तो वह ऊष्मा का सुचालक होता है। आप करंट में लगाइएगा धातु, सीधा आपको करंट मारेगा, लेकिन करंट वो मार सकता है, और मार सकता नहीं, मारता ही है। ठीक है, और जो हीरा था ना, वह कुचालक था साथियों, तो वो सटाते तो आपको नहीं मारता करंट। तो यानी चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। अब देख लीजिए, बिजली के तार में आप चांदी का सटाइएगा, तुरंत आपको ये सब गलत काम नहीं करना है, चांदी नहीं सटाना है, क्योंकि तुरंत आपके शरीर से कनेक्शन जोड़ के तुरंत ब्लड खींच देगा और करंट जोर से मारेगा। ठीक है, उसमें जान जा भी जा सकता है आदमी को। तो ध्यान में रखना है। थोड़ा अंगूठी जो आदमी सब पहनते हैं, वह नंगा तार उर सबको ना थोड़ा नहीं छुइएगा। ठीक, चलिए, वैसे हम भी पहनते हैं। आ जाइए, देखिए क्या है, चांदी विद्युत का सुचालक है। देख लीजिए क्या है, चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में देख लीजिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? चांदी। ऊपर चंद्र बिंदु है, तो तांबा में भी ऊपर चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु वाला का पहले रखना है। देख लीजिए, तांबा में भी चंद्र बिंदु लिखते हैं ना, और चांदी में भी, तो पहले चांदी, उसके बाद तांबा। ठीक है, उसके बाद आपको एल्युमिनियम और टंगस्टन ध्यान में रखना है। यानी सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है? चांदी। उसके बाद हो जाएगा तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, तब जाकर टंगस्टन। यह पूछता है, इसलिए आपको यह ध्यान में आपको रखना है। आ जाइए, चांदी का उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तक होता है। यानी उच्चतम ऊष्मीय चालकता भी उच्चतम होता है किसका? चांदी का। ठीक है, और उच्चतम प्रकाश परावर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी उच्चतम होता है किसका? चांदी का साथियों, चांदी का। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, भार से भार आधार पर A1 की चालकता Cu से दुगुनी होती है। यह थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लीजिए। भार से भार आधार पर A1 की चालकता ना Cu से A1 का चालकता A1 की चालकता Cu से दुगुनी होती है। ये जानते भी है, तो Cu बाद में आता है, A1 पहले आएगा, तो इससे दुगुना हो जाएगा A1। तो उसको हम लोग कहेंगे वो AI में दुगुना होता है, लेकिन ये A1 है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ध्यान में रखना है क्या, ये चांदी ये सब तो बता दिए थे। अब आ जाइए, सीसा के ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है। देख लीजिए, सीसा का ना विद्युत चालकता
आपसे पूछेगा सबसे कम विद्युत चालकता किसका होता है, शीशा का। पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। सबसे कम विद्युत चालकता किसका होता है, शीशा का। सबसे कम विद्युत चालकता सबसे कम किसका होता है साथियों, ध्यान में रखना, शीशा का होता है। और धातुओं के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। देख लीजिए, धातु के ऑक्साइड के जो प्राकृतिक होता है ना, जब भी कह देगा धातु के ऑक्साइड, न कहता है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के प्राकृतिक क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड, ध्यान में रखना है, ऑक्साइड यानी ओ वाला ऑक्साइड। ओ जब भी हो जाता है ना, ओ लिखाता है ना, तो कोई भी धातु के आगे ओ लिखा रहेगा ना, समझ जाइए कि वो क्षारीय होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद भी कुछ है, देख लीजिए। अपवाद है, क्रोमियम ऑक्साइड की प्राकृतिक अम्लीय होता है। यानी यह जो अपवाद होता है ना, वह दुलरुआ हो जाता है साथियों। ना होता कि गाँव देहात में कहता है कि अपवाद में एगो दुलरुआ है, तो दुलरुआ हो जाता है। यानी कहने का मतलब धातु में ऑक्साइड की प्रकृति वैसे तो क्षारीय होता है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड का देख लीजिए, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है साथियों, तो Cr2O3 मैंने क्रोमियम ऑक्साइड का हो जाता है। अपवाद में आपको क्रोमियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है क्षारीय, सॉरी अम्लीय, ध्यान में रखना इसको, अम्लीय। ठीक, अब आ जाइए, यानी क्रोमियम, मियाँ जी ना, मियाँ जी ध्यान रखो। अच्छा, मियाँ जी, क्रोमिया जी, यानी मियाँ जी जो ना एक अपवाद है, तो क्रोमियम ऑक्साइड आ जाइए। AlZn और Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। देख लीजिए, कह रहा है किसका जो ना ऑक्साइड होता है ना, वो उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी। किसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, किसका ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी होता है। तो ध्यान में रखना है। अच्छा, AlZn, देख लीजिए, AlZn और Pb, यानी ए से शुरू करेंगे, ABCD में ए से शुरू होता है, तो A1 Al, ध्यान में रखना, Al, देख लीजिए, Al है, Al है, A1 नहीं साथियों, Al है। और यहाँ भी Al ही था, ठीक है, Cu की से दुगुनी था इसका ही, ठीक, यहाँ Al ही था, तो Al, ध्यान रखना, Al था, ए से शुरू होता, फिर जेड से समाप्त होता, तो Zn, और बीच में वो Pb ले आएंगे, तो इसका उभयधर्मी होता है। Al और Zn और Pb उभयधर्मी होता है, ठीक है साथियों। आ जाइए, धातु पराय तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखना है। कह देगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, तो तांबा, त से तनु। कह देना, अच्छा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, कह देना तनु हाइड्रोक्लोरिक, कहना वो हाइड्रो से यानी हाइड्रोजन, इसके साथ तांबा नहीं करता, तो ध्यान में रखना, तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इधर आ जाइए, इसको आपको जरूर याद रखना, जरूर से जरूर याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिए, सबसे हल्की धातु कौन है, तो कह देगा सबसे हल्का है, तुम ले लो ना, ताकि हल्का धातु ले लो तुम। अब मान लो कोई खरीदने गया तो कहीं हमसे तो इतना भारी कि उठवे नहीं करेगा, तो इसको हम कैसे ले जाता, कहेगा ये ले लो, सबसे हल्का है, ले लो, यह ले लो, तो लो यानी लिथियम, यानी सबसे हल्का धातु लेना है, सबसे हल्का धातु आपको लेना है, सबसे हल्का धातु लेना है, तो लेना से लिथियम, ठीक है, सबसे हल्का धातु लेना है, भारी नहीं, कहीं कि भारी उठिए नहीं पाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ध्यान में रखना। अच्छा, ओस्मियम सबसे भारी धातु, तो कहते ना वो कोई चीज़ मान जी रखल है ना, तो वो भारी हो गया, क्यों, क्योंकि उस पर ओस गिर गया, ओस गिरेगा, वैसे मान ले तो कोई धातु है, उस पर ओस गिर जाएगा तो कुछ थोड़ा ना थोड़ा भारी हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। अच्छा, सबसे भारी ओस्मियम, इसलिए हम भारी नहीं ले जाएंगे, हल्का लेंगे तो लिथियम। और सबसे कठोर धातु, देख लीजिए, जब भी सबसे कठोर पदार्थ कहे ना साथियों, पदार्थ कहे तो हीरा हो जाएगा, धातु कहे ना तो क्रोमियम। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता था ना, क्रोमियम ऑक्साइड ना अपवाद में था, यह ऑक्साइड वाला जो है ना, ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता था ना, वही क्रोमियम ऑक्साइड वाला यही है क्रोमियम। तो ये क्रोमियम ध्यान में रखना, सबसे कठोर धातु रहेगा तो क्रोमियम, धातु रहेगा तो क्रोमियम, पदार्थ रहेगा तो हीरा। अब बताइए, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर स्रोत में कितना पाया था, ये तो हम आपको बता दिए थे लगभग। उधर थोड़ा ये 8 रहता है, 8.3, लेकिन इसमें 7 दिया, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस, उतना फर्क नहीं पड़ता, वो हम जो बोले वही याद करना है आपको। अब आ जाइए, यह इम्पोर्टेंट आपको अब करना है, देख लीजिए। निष्कर्षण की विधि है
और धातु बनता है, किस निष्कर्षण से कौन सा धातु बनता है यह आपको याद रख लेना। कौन सा निष्कर्षण से कौन सा धातु बनता है ना साथियों, यह आपको याद रख लेना है। तो ध्यान में आपको क्या रखना है, कौन सा निष्कर्षण से कौन सा धातु बनता है, यह आपको याद रख लेना है। देख लीजिए, विद्युत अपघटन से कौन सा धातु बनता है, तो ध्यान में रखना। अच्छा, अपघटन होकर विद्युत से अपघटित करके कौन सा धातु बनता है साथियों, तो विद्युत अपघटन करके KNaCAMgAl बनता है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, यानी विद्युत अपघटन। तो कहना अच्छा, अपघटन से कौन कौन बना, एगो के बना, तो एगो Na बना, एगो का बोला कि Na ना, हम ना ही बनेंगे, कहेगा बनना पड़ेगा। तो यानी ध्यान में रखना कि वो ना से पहले माने के, यानी KNaCA, आपका एन के साथ ए आ गया, तब सी के साथ भी ए आएगा, और Mg और Al, यह आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यह सब आपको क्या ध्यान में रखना है, यह विद्युत अपघटन से बनता है। किससे बनता है साथियों, विद्युत अपघटन से। ध्यान में रखना है। 1 मिनट, यह क्या हो गया भाई, ठीक है, आ जाइए। विद्युत अपघटन से कौन कौन बनता है, तो के बनता है, अपघटन के बनता है, Na बनता है और Ca बनता है, और Mg और Al लगा देंगे, ठीक है साथियों। यानी के, तो फिर करा कि ना, फिर इसको Ca, Na का देखा तो Ca भी आ गया, Ca और Mg और Al, ठीक है साथियों। अगर ये कार्बन के उपयोग से अपचयन होकर कौन कौन बनता है, तो ध्यान में रखना, Zn बनता है, Fe बनता है, Pb बनता है, Cu बनता है। तो इसको देखिए, थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा इस सबको। तो Zn, Fe और Pb, Zn, Fb और Pb, और Cu, कौन Ca नहीं साथी, Cu। तो ध्यान में रखना, वो Zn, कार्बन से यानी Zn, कार्बन के नाम जब भी आए तो सीधे Zn से शुरुआत करना है। Zn, Fb, आँख बंद के थोड़ा एक बार आप देख लीजिए, Zn, Fb, Pb और Cu, ठीक है साथियों। इसको याद रखना है। आप देख लीजिए, प्राकृतिक अवस्था में AgAu माने चांदी और सोना, ये Au होता है सोना, Ag होता है चांदी। तो Ag और Au, कहना Ag सोना खरीद दीजिए ना, ताकि आदमी बोलता है अपने हस्बैंड के Ag सोना खरीद दीजिए, तो AgAu खरीद दीजिए, Au माने सोना। तो ये हो जाएगा क्या, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित यह रहता है, ठीक है। और कार्बन के उपयोग से, तो कार्बन जब भी शुरू होना है तो कहता है क, तो यानी कार्बन Zn, Fb, Pb और Cu, आँख बंद के आपको कहना है आप, विद्युत अपघटन से, तो KNaCAMgAl, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, इसमें आपको क्या रखना है याद, गैंग, फ्लस्क और धातु मल, ठीक है। यह तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यही आपको तीनों याद रखना है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अब अयस्क में मिले, मान ले होता है ना कि मान लेते किसी का, मान लेते लोहा का अयस्क को हेमेटाइट है, इस तरह से माने कोई चीज़ किसी का अयस्क है ना, तो उस अयस्क में अशुद्धि मिल जाता है। अयस्क में जब अशुद्धि मिल जाएगा तो उसको कहेंगे वो गैंग है। अशुद्ध में यानी होता है ना, आप देख लीजिए, अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है, मान लेते हैं सोडियम का अयस्को ना चिली साल्टपीटर, ठीक है। सोडियम का अयस्को ना साथियों चिली साल्टपीटर, तो चिली साल्टपीटर में साथियों जो अशुद्धि होगा ना, उसी को हम लोग गैंग कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे साथियों, गैंग कहेंगे, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ, कहाँ गया, हाँ, इसी को हम लोग कहेंगे, माने अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को, अयस्क में कोई चीज़ के अयस्क में अशुद्ध जो पदार्थ मिलेगा ना, उसको हम लोग गैंग कहेंगे। अब आ जाइए, अब देख लीजिए, अब यहाँ अयस्क में अशुद्ध पदार्थ मिला था, यहाँ अयस्क में अब खुद गैंगे मिल गया, देख लीजिए, अ से अयस्क का, अ से अशुद्ध, अ बराबर रहेगा ना तो गैंग हो जाएगा। कहेगा देखिए ना, एगो है, यो है, यानी दोनों गैंग बनल है, गैंग इसका है ना, होता कि एक ही जाति का है तो गैंग बन गया, तो है तो अ से गैंग हो जाएगा। लेकिन अयस्क में गैंग मिलेगा पहले, तो अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को, आप देख लीजिए, अयस्क में जो गैंग मिल जाएगा, अयस्क में जो गैंग मिलेगा उसको हटाने के लिए ना, फ्लक्स जो पदार्थ का ना जगह, बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहेंगे। अच्छा, अब देख लीजिए,
ये अयस्क में जो गैंग मिल गया ना, गैंग मिल गया है ना, तो उसको हटाने के लिए ना फल खिलाना पड़ेगा उसको। फल खाएंगे तब ना जो अशुद्धि गैंग हो उसको हटा देगा, यानी फल खिलाएगा। जो गैंग आएगा ना, गैंग को फल खिलाना जाएगा, गैंग को फल खिलाया जाएगा। ठीक है साथियों, यानी अयस्क में जो अपना दोस्त वाला गैंग आएगा तो उसको क्या करेंगे, फल खिलाएंगे। तो अयस्क में जो गैंग मिलता है ना उसको फलक्स कहते हैं। ठीक है साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। अब मान लेते हैं आप ही लोग का कोई गैंग आता है तो उसको आपको दोस्त है तो उसको आप क्या खिलाइएगा, फल उल खिलाना है। अब आ जाइए, कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, या अयस्क और ये गैंग इस टाइप का। धातुमल गैंग एवं फलस्क से, अब देख लीजिए गैंग एवं फलस्क से मिलने से बने पदार्थ। अब देख लीजिए गैंग आया उसको फल खिलाएं, गैंग आया, देखिए अयस्क में जो गैंग मिला था ना उसको फल खिलाए थे। अब लेकिन देखिए गैंग और फल दोनों एक साथ मिल गया, गैंग और फल दोनों एक साथ मिलेगा ना उसको धातुमल कहेंगे, धातुमल कहेंगे। ठीक है साथियों, स्लैग कहेंगे, स्लैग कहेंगे, क्या कहेंगे, स्लैग यानी धातुमल, जिसको स्लैग कहते हैं, स्लैग कह सकते हैं, धातुमल। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, जब अशुद्धिया होता है ना तो यह गैंग हो जाएगा, लेकिन अयस्क में गैंग आएगा तो उसको फल खिलाएंगे। लेकिन जब गैंग में अयस्क माने गैंग में फल डायरेक्ट मिलेगा तो उसको हम लोग धातुमल कहेंगे, जिससे स्लैग कहते हैं, स्लैग कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, वर्जन निष्पादन ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब आइए, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जब प्रश्न पूछता है ना साथियों तो बहुत सारा आदमी को नहीं बनता, यह छोड़ के भाग जाता है, छोड़ के भाग जाता है ये सब। तो आपको सबसे पहले याद रखना है सक्रिय श्रेणी। देख लीजिए धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, देख लीजिए होता है ना कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा सक्रिय कौन है, इससे ज़्यादा सक्रिय कौन है। तो ध्यान में रखना है सक्रिय धातु होता है, सक्रिय धातु। यानी यहाँ पे आपको देखिए सबसे ज़्यादा सक्रियशीलता यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु ना पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है और सबसे कम सोना है। ध्यान में रखना है, लेकिन आपको सबसे बड़ा और सबसे कम ही सिर्फ नहीं याद रखना है साथियों, आपको सबसे बड़ा और सबसे कम ही आपको याद रख के खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको ऑप्शन दे देता रहता है। यह एक आध बार सबसे बड़ा और सबसे कम पूछा है, लेकिन ज़्यादा पूछा है, इस बीच में से कोई उठा देगा, इस बीच में से कोई उठा देगा और कह देगा इसमें सबसे ज़्यादा सक्रियशीलता कौन है। तो देख लीजिए जो ऊपर है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है, ऊपर है अधिक अभिक्रियाशील, जैसा जैसा नीचे आएगा ना इसका अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा। देखिए यह है ना घटती अभिक्रियाशील। तो इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो पूछता है तो कोई बच्चा नहीं बना पाता है। तो आपको थोड़ा इसमें मेहनत करके इसको याद करना है, जो कि हम आपको याद करवा दे रहे हैं। ठीक, आ जाइए, यानी कहने का मतलब आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आपको ऑप्शन दे देगा सीसा, लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो इसमें आपको क्या है, तो यानी आपको सबसे ऊपर कौन है इस सब में, तो सबसे ऊपर इसमें एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। तो आइए याद कराते हैं इसको। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता यानी पोटेशियम, पहले हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। देखिए ध्यान में रखना है, पहला तो आपको याद रखना है कि पहला पोटेशियम होता है, प से पहला प से पोटेशियम, प से पहला प से पोटेशियम, प से पहला पोटेशियम। आ जाइए, आप कह रहे हैं कि जो सोडियम है ना, जो डीएम साहब है ना, डीएम साहब है ना, उनको ना कय हो गया हो जाता है ना कि थोड़ा वोमिटिंग टाइप का हो जाता है, तो कहते ना उसको नहीं गाँव कहते कय हो गया ना, कहता कय हो गया। तो कहते ना कि अच्छा डीएम साहब जो है ना, डीएम साहब उसको कय हो गया, या समझ लीजिए हाँ डीएम साहब क्या होगा, उसको ना मैग्नीशियम का गोली खिलाएं, एल्युमिनियम का गोली खिलाएं। यानी उनको कय क्यों हो गया उनको कय क्यों हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का दवाई दिए थे खाने के लिए, लेकिन वह नाश्ता कैले ही नहीं थे, जिसके कारण उनको ना होता ना कि दवा खाने से पहले आपको बहुत सारा दवा ऐसा होता है जो आपको नाश्ता करके खाना होता है। लेकिन डीएम साहब तो कय करने लगे, पता चला कय क्यों कर रहा है, तो कय इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह ना मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का दवा खाए थे ना, तक कि मैग्नीशियम वाला दवाई खा लेते हैं जिससे मैग्नीशियम एल्युमिनियम रहता है। तो कहना कि वो मस्त पहले मैग्नीशियम वाला दवाई खाया, उसके बाद एल्युमिनियम वाला दवाई खाया, पहले मैग्नीशियम खाया उसके बाद एल्युमिनियम खाया, पहले मैग्नीशियम खाया उसके बाद एल्युमिनियम खाया। अब बाद में पता चला कि वो नाश्ता कैले ही नहीं थे, तो नाश्ता से जस्ता
यानी नाश्ता से जस्ता नहीं कह लेते। ठीक है साथियों, नाश्ता से जस्ता नहीं कह लेते। ठीक, उसके बाद आ जाइए, इतना तक आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले देख लीजिए। पहला तो प से पहला प से पोटेशियम, सोडियम माने डीएम साहब कह कर क्यों, क्योंकि वो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के दवाई खाएं, लेकिन वो जस्ता यानी नाश्ता नहीं कह लेते। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब यहाँ से याद रखना है लोहा सीसा। अब देख लीजिए लोहा, यहाँ लोहा और सीसा देख लीजिए। जस्ता के जस्ट बाद, जस्ट बाद अब देख लीजिए, यानी नाश्ता, नाश्ता के जस्ट बाद क्या, लोहा और शीशा आ जाएगा। लोहा और शीशा, यानी ध्यान में रखना है कि अब जो ये नाश्ता नहीं किए थे, अब आ जाइए कि लोहा और शीशा। ध्यान में रखिएगा, आप खिड़की लगाते हैं ना, तो खिड़की में क्या लगा रहता है, लोहा लगा रहता है और शीशा लगा रहता है। होता है ना कि पहले शीशा लगता है कि लोहा था, पहले लोहा लगता है खिड़की में, उसके बाद लगता है शीशा। यानी अब वो है ना, समझ लीजिए कि जस्ता यानी जस्ता नाश्ता नहीं कह लेते, तो उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, लोहा के खिड़की पर जाके खड़ा हो गए थे। और लोहा के खिड़की पर जस्ता माने जस्ता एक तो नाश्ता किए नहीं, और वो लोहा के खिड़की पर जाके खड़ा हो गए, जहाँ पे लोहा और शीशा लगा हुआ था, लोहा और शीशा लगा था। ठीक है साथियों, तो इसको कैसे आपको याद रख लेना है कि जस्ता के बाद होगा लोहा और शीशा, यानी जस्ता जस्ट नाश्ता किए और खिड़की पे जाके खड़ा हो गए, तो खिड़की क्या चीज़ का बना था, तो लोहा का और शीशा का था बना। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, उसका देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ आपको हाइड्रोजन जो ना शीशा के बाद सीधा हाइड्रोजन याद रखना, शीशा के बाद हाइड्रोजन याद रखना। क्यों, क्योंकि यहीं से अधिकांश, यहाँ से ये इसका ना एगो ई पॉइंट होता है ना कि जो कि ब्रिज का कार्य कौन करता है, ये हाइड्रोजन कार्य करता है ब्रिज का, यानी इससे ऊपर ही इससे नीचे ही, तो यानी हाइड्रोजन ब्रिज का काम करता है। तो ध्यान में रखना है कि लोहा शीशा के बाद ब्रिज का कार्य कौन करेगा, तो हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे देख लीजिए, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, तांबा। अब देख लीजिए तांबा, पारा, चांदी, सोना। देखिए सोना से भी ऊपर क्या है, चांदी। ठीक है साथियों, चांदी से भी ऊपर क्या है, पारा से ऊपर क्या है, तांबा। तो ध्यान में आपको रखना है, ये अभिक्रियाशील सब है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर तो आपको याद हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे आपको याद रखना है। देख लीजिए कह देना है हाइड्रोजन माने ब्रिज पार किए। ब्रिज किसको हम बोल रहे हैं, माने हाइड्रोजन, कहना कि हाइड्रोजन ब्रिज है। ब्रिज क्या है साथियों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, माने ब्रिज हाइड्रोजन, हम ब्रिज पार करके क्या खरीदने गए, तांबा पारा, यानी तांबा और पारा खरीदने गए, और याद पढ़ने के बाद हम लोग चांदी और सोना भी खरीद लिए। तो ध्यान में रखना, हाइड्रोजन ब्रिज का कार्य किया। हाइड्रोजन क्या चीज़ का कार्य किया साथियों, हाइड्रोजन ब्रिज का कार्य किया। तो ब्रिज पार करके हम लोग क्या गए, यानी हाइड्रोजन के बाद हम लोग पार करके क्या करेंगे, या हाइड्रोजन के पारे ना या, तो कहना वो हाइड्रोजन के जस्ट पार करने के बाद हम लोग तांबा और उसके बाद पारा खरीदें। जब तांबा और पारा खरीद लिए, पहले तांबा खरीदें साथियों, तांबा और पारा खरीद लिए, उसके जस्ट बाद चांदी और सोना खरीद लिए, तो आपको ध्यान में इसको रखना है। देख लीजिए क्या, पहले सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ध्यान में रखना है, एल्युमिनियम के जस्ट बाद वो नाश्ता नहीं करता, जस्ता के जस्ट बाद वो लोहा के खिड़की पर चला गया, तो लोहा और शीशा। ठीक है, लोहा और शीशा, और ब्रिज का कार्य कौन किया, हाइड्रोजन। तो ब्रिज पार का जस्ट हम खरीदे क्या, तांबा पारा। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग चांदी और सोना भी खरीद लिए। तो आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन दे देगा पारा, लोहा, चांदी, सोना। तो ध्यान में रखना है कि लोहा ऊपर तो लोहा हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे भी आपको यही बीच में से आपको कोई करके दे देगा, तो आपको याद कर लेना है। अब आ जाइए, अब इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। देखिए ध्यान में रखिए, पोटेशियम की खोज कौन, हम्फ्री डेवी किया था। कहना अच्छा, जो पहला पोटेशियम पहला पर आया था ना, तो कहेगा वो पोटेशियम की खोज तो हम ही किए थे, तो हम फ्री में खोज कर दिए थे, तो हम्फ्री डेवी किसका, पोटेशियम का। ठीक है साथियों, अब इस सब को थोड़ा मोड़ा आपको रीडिंग दे देना, है। ठीक है, अब देख लीजिए यह अयस्क है, साथियों हम आपको कल अयस्क से हम लोग शुरू कर देंगे। अयस्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अयस्क को और बढ़िया से आपको ट्रिक से हम याद करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए, लगभग ये मैराथन टाइप का ही क्लास था केमिस्ट्री का,
तो देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, करेंट अफेयर के वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद फिर हम आधुनिक लाएंगे या साइंस लाएं, आप लोग कमेंट करके बताइए। आधुनिक शुरू कर दें कि साइंस शुरू कर दें। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।